ठीक है, आइए पहला चैप्टर पढ़ा थे, जितना पढ़े तो उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़े। पहला चैप्टर का नाम था राष्ट्र निर्माण की चुनौती। राष्ट्र निर्माण की चुनौती, गुरुवार है ना आज? राष्ट्र निर्माण की चुनौती, यानी कि 1947 में, चलिए देखिए ध्यान से, 1947 में जब देश आजाद होता है, 1947 जब क्या होता है, देश आजाद होता है, तो उस समय देश को एक नए सिरे से बनाना था। हमने पीछे पढ़ा था कि देश में एक नए शासन तंत्र की स्थापना किया जाना था, जो क्या था, लोकतंत्र था। क्या था? लोकतंत्र था। और इतने बड़े देश में देश नया नहीं आजाद हुआ था, और जहां हम लोकतंत्र की चर्चा कर रहे हैं, लोकतंत्र के बारे में किसी का लॉ का विज्ञान नहीं था, तो आप लोकतंत्र की बात नहीं कर सकते थे। कहीं ना कहीं उस समय हमारे सामने एक क्या थी, चुनौती था। जितना चीज पढ़े हैं 2 वीडियो में, उसको हम एक बार रिविजन कर ले। पिछला जो पढ़े थे, 1947 में हमारा देश क्या होता है, आजाद होता है। 1947 में देश क्या होता है, आजाद होता है। आजादी के साथ ही हमारे सामने आता है रियासत का समस्या। किसका समस्या आता है? रियासत। लेकिन इससे पहले आजादी के साथ ही जो भारत और भारत का विभाजन होता है पाकिस्तान के रूप में, और इसका आधार जो मेन बनता है वो बनता है धार्मिक बहुसंख्यक। क्या बनता है? धार्मिक बहुसंख्यक बनता है, जिसके आधार पे भारत में 2 पाकिस्तान, आपको भारत से अलग 2 पाकिस्तान देखने को मिलता है। एक पूर्वी पाकिस्तान, तो दूसरा क्या देखने को मिलता है, पश्चिमी पाकिस्तान। बाद में इसी जो आदमी के आने जाने के कारण, भारत पाक में इधर से आदमी उधर आने जाने के कारण भारत में क्या होता है, दंगा देखने को मिलता है, जिसमें काफी व्यक्ति क्या होता है, मृत्यु होता है। और 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी को गोली मारा जाता है। किसके द्वारा मारा जाता है? नाथूराम गोडसे के द्वारा। और दंगा में क्या हो जाती है, कमी। दंगा में क्या हो जाती है, कमी। दूसरा पॉइंट जो समस्या आता है, रियासत की समस्या। अंग्रेज जो हमारे यहाँ कब्जा किए हुए था, वो 2 तरीके से क्या हुआ था। एक तो जिस पर वो डायरेक्ट कब्जा किया हुआ था, जिसे हम लोग क्या बोलते थे, ब्रिटिश प्रांत बोलते थे। और दूसरा क्या था, राजा के माध्यम से कब्जा किया हुआ था। जिस पर अंग्रेज का डायरेक्ट कब्जा था उसे ब्रिटिश प्रांत, और जिस पर राजा के सहायता से उन क्षेत्र पर अंग्रेज शासन चलाता था उसको क्या बोलते थे, रियासत बोलते थे। टोटल रियासत की जो संख्या थी 565 था, जिसमें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा 550 से ज्यादा रियासत को मिलाया गया, जिसके कारण से वल्लभ भाई पटेल को क्या किसके नाम से जानते हैं, भारत के लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं। इसी के साथ ही हम लोग जब चर्चा किए थे, तो उसमें से कुछ रियासत को मिलाने में समस्या आया, जिसमें कि हम लोग सबसे महत्वपूर्ण समस्या जो निकला था वो क्या देखा थे, कश्मीर की समस्या। कश्मीर का राजा का नाम था हरि सिंह, और हरि सिंह के द्वारा भारत में इसका विलय किया जाता है। 1947 में जब पाकिस्तान के द्वारा आक्रमण किया जाता है, पाकिस्तान में 1947 में भी पाकिस्तान की क्या होती है, हार होती है। फिर 1965 में पाकिस्तान के द्वारा हमला किया जाता है। फिर 1966 में जाके हम लोग समझौता करते हैं, इसमें पौसे पाकिस्तान तो पौसे पराजय, नामे में इसका छुपा हुआ ना पराजय। ठीक है, तो 66 में हार होता है, तो हम लोग इसके साथ कौन सा समझौता करते हैं, ताशकंद समझौता। फिर 1900, पिछला वीडियो में पढ़ा है, इसको व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। जो क्लास नहीं किया है वीडियो जाके देखना, मेरा ही फायदा तुम्हारा ही फायदा। और 1971 में तीसरी बार आक्रमण करता है, इस बार भी हारता है, और इस बार फिर समझौता होता है, जिसे हम लोग किस समझौते के नाम से जानते हैं, शिमला। शायद हम लिखने के लिए दिए थे, जो लिखे होंगे बहुत बढ़िया, जो नहीं लिखे हैं और भी बहुत बढ़िया। ठीक है, शिमला क्या कहते हैं, कश्मीर समस्या पे एक निबंध लिखे। जो लिखे हैं 10 मिनट जब क्लास खत्म हम करेंगे तो हम देख लेंगे पूरा, ठीक से। कश्मीर समस्या पे एक निबंध लिखने के लिए हम बोले थे घर से, आपको याद है? आपको जो नहीं लिखे हैं आज लिख लीजिएगा, जो लिखे हैं वो हमको दिखा दीजिएगा। ठीक है, जिसमें कि मुख्य रूप से, कोई बात नहीं कल दिखा, क्या कहते हैं, मुख्य रूप से आपको ताशकंद और शिमला, मुख्य रूप से किसको याद करना था, ताशकंद और शिमला। जो कि शिमला समझौता अंतिम जो हुआ था वो किसके बीच हुआ, जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के बीच हुआ था। उसके बाद अभी भी यहाँ पर मुद्दा बना हुआ है कश्मीर का मुद्दा, कि कश्मीर का मानना है पाकिस्तान का जो भारत में विलय हुआ, कश्मीर का भारत में जो विलय हुआ है, पाकिस्तान का मानना वो अवैध है, जो राजा को दबाव डाल के मिलाया गया है। भारत का कहना ऐसा कोई बात नहीं है, वो साइन किया है, हमें मिला है, तो हम ऐसा कोई दबाव डाले नहीं है। लेकिन पाकिस्तान का ये दबाव है कि यहां पर क्या कराया जाए, जनमत संग्रह, लोक मत कराया जाए, लोगों का मत पूछा जाए वो किधर रहना चाहता है, लेकिन हम लोग इसके संदर्भ में तैयार नहीं है। तो कश्मीर आज भी ज्वलन मुद्दा बना हुआ है। इसी संदर्भ में हम लोग इसमें देखे थे कि जब संविधान हमारा बन रहा था, इस यहां पर धारा 370 का दर्जा, धारा 370 के तहत यहां विशेष राज्य का इसको दर्जा दिया गया था। लेकिन 2019 में इसका विशेष राज्य का दर्जा को क्या कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। कब? मोदी की सरकार में। इसी के बीच एक और हम लोग लघु पढ़ के निकले थे कि विविधता में एकता है, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बताया गया था। इसके अलावा कुछ पढ़ाए थे तो आप बोलिए, कुछ छूटा जी पढ़ाए थे हम, जो कि अभी क्लास में टॉपिक उस पर चर्चा नहीं कर सके। ठीक है, एक ऑब्जेक्टिव छूट जाता है कि 14-15 अगस्त के मध्य रात्रि जब भारत आजाद होता है,
14 के मध्यरात्रि, मध्यरात्रि मतलब 14 के रात्रि 12 बजे के बाद, जैसे 12 बजता है उधर क्या हो जाता है 15 तारीख, क्या तारीख हो जाता है 15। तो 14-15 के मध्यरात्रि को गान क्या कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो भाषण दिया गया था, 14-15 के मध्यरात्रि को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो भाषण दिया गया था, उस भाषण का नाम है भाग्य वधु या चीर प्रतीक्षित के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, भाग्य वधु, हम ऑब्जेक्टिव लिखाने क्रम में लिखा देंगे, ठीक है। चीर या चीर प्रतीक्षित क्या कहा जाता है, चीर प्रतीक्षित भेंट, चीर प्रतीक्षित भेंट। अभी तक पूछा नहीं है, एनसीईआरटी का ऑब्जेक्टिव है, पूछे जाने की संभावना रहता है कि 14-15 अगस्त को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो भाषण दिया जाता है देश की आजादी के समय, उस भाषण का नाम क्या है, भाग्य वधु। किताब में मत खोजिए, जो बोल रहे हैं उसको सुनिए, नहीं तो ना ही उधर होगा ना ही इधर होगा, ठीक है। भाग्य वधु या चीर प्रतीक्षित के, चीर प्रतीक्षित भेंट के नाम से जानते हैं। इसको थोड़ा खोल दो रे, धूप लग रहा है तो इवला तुम लोग सटा, तुमको कहां धूप लग गया, इसको सटा थोड़ा रे मुस्कान, इसको सटा थोड़ा, थोड़ा इधर कर सकते हो, अभी धूप लग रहा है तो इधर कर सकते हो। अब क्या गुड़िया तुमको धूप नहीं लग रहा है, धूप में बैठो मजबूत होगा, अब देखो ज्यादा फ्रेश दिखाई देगा, हम भी साफ दिखे। पिछला वीडियो में अंधेरा है, हम डाल इसलिए नहीं रहा है, डाल इसलिए डाला हुआ है, एमबी खत्म है, डाल इसलिए शर्म आ रहा है कि अंधेरा बहुत ज्यादा है उसमें, 3D बढ़ाने के चक्कर में डाला हुआ है, सिर्फ थंबनेल लगाना है और लोड करना है, डाला हुआ है, 1 से 3 सेकंड का काम है वो, डालना है सोचे धुंधला धुंधला, एगो साफ वाला डाल देंगे तब डालेंगे, ई वाला डाल देंगे तब वाला डालेंगे। देख आगे इसी में पढ़े थे कि नेहरू का क्या दृष्टिकोण था देश की आजादी, जिसमें कि शिक्षा की चर्चा किया था, समाजवाद का चर्चा किया था, इसी सब बातों को नेहरू के द्वारा क्या किया था, शामिल किया गया था राष्ट्र निर्माण में, जिसको हम पढ़ाए थे, जिसका व्याख्या भी हम नहीं किए हैं। इसके अलावा बंटवारे के बाद कश्मीर का समस्या आया था, रियासत का विलय या एकीकरण, जिसमें कश्मीर का समस्या पड़े, हमने टॉपिक पढ़ाया था आपको, रियासत वह क्षेत्र है जिस पर अंग्रेज राजा के माध्यम से शासन करता था। रियासत को मिलाने के क्रम में कुछ समस्याएं आती है, जिसमें हमने कश्मीर को देखा, आज 2 और पढ़ना है, जिस रियासत को भारत में मिलाने में समस्या। अभी तक 2 ही मेन टॉपिक है, 1947 में देश का आजाद होना, दंगा का होना, और दूसरा पॉइंट क्या है, रियासत। दूसरा पॉइंट क्या है, रियासत। रियासत को भारत में मिलाए जाने का प्रयास किया जा रहा है। पॉलिटिकल पूरे याद हो जाएगा एक तरफ से, कहानी ही कहानी है, सिर्फ आपको ध्यान में रखना कुछ शब्दों को, कुछ बातों को, ठीक है। जैसे कश्मीर का समस्या हुआ, कश्मीर को समस्या 1-2 बार पढ़ते रहेगा, ज्यादा समय तक याद रहेगा, नहीं तो भूल जाएगा, क्योंकि 1953 में गुलाम बख्शी के द्वारा संविधान बनाया जाता, फिर उसको लागू किया जाता, याह्या खां, अयूब खां, इस सबको देखते रहोगे तभी याद रहेगा, ठीक है। घर में जाकर एक बार आज 2 बार देखिएगा, या जितना यहाँ बैठे हैं। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे हैदराबाद और मणिपुर का विलय। अगला टॉपिक कौन सा है, हैदराबाद और मणिपुर, दोनों रियासत था, दोनों का भारत में विलय कैसे होता है इसको पढ़ेंगे, हैदराबाद और मणिपुर। देखिए हैदराबाद अभी किसका राजधानी है, कोई बताना चाहेगा किस राज्य का राजधानी है, हैदराबाद किस राज्य की राजधानी है, किसी को पता है, आंध्र प्रदेश का, ठीक है, आंध्र प्रदेश का या तेलंगाना, दोनों की एक ही है। और मणिपुर की राजधानी, मणिपुर की राजधानी इंफाल, और त्रिपुरा का, अच्छा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का, चलिए कल आपका ये एचडब्ल्यू रहा कि कमीनापंथी ने, कल आपका एचडब्ल्यू रहा कि केंद्र शासित प्रदेश का राजधानी लिख के लाइएगा, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, 8 का राजधानी लिख के लाइएगा, एचडब्ल्यू में कर लीजिएगा, ठीक है, पूछता नहीं है, कर लीजिएगा, लिखिए मत, ऐसे याद कीजिए, हर एक चीज को लिख के याद मत कीजिए। टॉपिक चलेगा आज का हैदराबाद और मणिपुर का भारत में विलय कैसे हो, रियासत के रूप में था, इसका भारत में कैसे होता है देखिए विलय। हैदराबाद था, एक कहानी है याद कीजिएगा, हैदराबाद व मणिपुर का विलय, आज का टॉपिक यहीं से स्टार्टिंग होगा, है ना। हैदराबाद और मणिपुर का विलय, देखिए इसमें होता क्या, कुछ बातें हम पढ़ देते हैं उसका पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। सुनिए, हैदराबाद एक बड़ी रियासत था जिसके कुछ हिस्से आज के महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ध्यान से देख, हैदराबाद कभी वहां कुछ बड़ा क्षेत्र था, वर्तमान समय का वहां पर जो क्षेत्र था, महाराष्ट्र का कुछ क्षेत्र आता था, कर्नाटक का कुछ क्षेत्र आता था, और आंध्र प्रदेश का क्षेत्र आता था, यानी कि हैदराबाद रियासत बहुत बड़ा था। यहाँ का शासक का नाम था निजाम, क्या नाम था, निजाम, कट्टर मुस्लिम था, क्या था, कट्टर मुस्लिम, यानी कि मुस्लिम धर्म के नियम को जो पूरी तरीके से मानता है, दूसरे धर्म का कुछ मानने वाला ना हो, उसी को हम लोग कट्टर मुस्लिम, या हिंदू धर्म में भी अगर अपने ही धर्म को पूरा मजबूती से देखता है, दूसरे धर्म को खराब स्थिति देखता है, उसको कट्टर हिंदू के नाम से जाना जाता है। ये सब शब्द है जो कि सामाजिक परिवेश में क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। क्या लिख रहे हैं, इतना बातें याद नहीं रह सकती, क्लास की बातें, हर एक बात को लिखना जरूरी है। सुनिए,
आंध्र प्रदेश तक फैला था। यहाँ का शासक का निजाम था। शासक का नाम क्या था? निजाम था। वो पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, हैदराबाद के शासक का नाम क्या था? निजाम था। वह चाहता था कि हैदराबाद की आजाद रियासत का दर्जा दिया जाए। तो रियासत के सामने 3 ऑप्शन था, या तो पाकिस्तान में मिल जाए, या तो भारत में मिल जाए। ठीक है, हम जितना बोलेंगे आप सोचिए, या तो वह स्वतंत्र रह जाए। तो नियम क्लियर था, हैदराबाद का शासक निजाम था, रियासत ये वो सोचा हम क्या रह जाए? स्वतंत्र रह जाए। इसके लिए उसने 1 वर्ष तक के लिए भारत सरकार से समझौता किया, किंतु इसी दौरान हैदराबाद के लोगों ने समझौता किया 1 वर्ष के लिए कि आपसे हम मन होगा तो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। एकदम इंगेजमेंट वाला काम हुआ कि होगा तो ठीक है, भारत में मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे, लेकिन हम रहेंगे स्वतंत्र। भारत में तो मिल रहे हैं लेकिन क्या रहेंगे? स्वतंत्र। 1 वर्ष के लिए समझौता किया। लेकिन हुआ कि हैदराबाद का कुछ व्यक्ति क्या किया? निजाम के खिलाफ विद्रोह कर दिया। किसके खिलाफ विरोध कर दिया? निजाम। और निजाम के खिलाफ विद्रोह किया। भारत एक मौके खोज रहा था कि पूरी की तरीके से हैदराबाद को कहां मिला जाए? भारत में। भारत समझौता क्या था? भारत को क्या मिल जाता है? मौका। देख होता क्या, सुन ध्यान से, भारत सरकार से समझौता किया, किंतु इसी दौरान हैदराबाद के लोगों ने निजाम के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया। तेलंगाना के किसान, हैदराबाद की महिलाएं, कम्युनिस्ट व हैदराबाद कांग्रेस सभी इसमें सम्मिलित था। निजाम के आंदोलन के दबाने के लिए अर्धसैनिक बल को रवाना किया, जिसे रजाकार कहा जाता है। सांप्रदायिक प्रवृत्ति होने के कारण इन रजाकारों ने गैर मुसलमानों पर अत्याचार किया। अंततः सितंबर 1948 में भारतीय सेना हैदराबाद पहुंचते कुछ दिन के संघर्ष के बाद हैदराबाद आत्मसमर्पण करता है और निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया और इसी के साथ हैदराबाद का भारत में विलय हुआ। क्या? ध्यान से देख, हैदराबाद देख रहा है, हैदराबाद काफी बड़ी रियासत था। ठीक है, बड़ी इतनी रियासत था कि इसको समझ सकता है बड़ा रियासत में कि आज का जो तुम्हारे सामने जो महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, इसका कुछ हिस्सा इसमें शामिल था। सोच लो कितना बड़ा रियासत था। यहाँ के शासक आज तक पूछा नहीं है इस सवाल को। ठीक है, इतना पूछ सकता है हैदराबाद का शासक कौन था। तो बड़ी रियासत में आज का कुछ क्षेत्र महाराष्ट्र था, कर्नाटक था, आंध्रा था और बड़ी रियासत था। और यहाँ का शासक का नाम था निजाम। शासक का नाम क्या था? निजाम था। और निजाम के द्वारा बोला गया अब ये क्या रहेगा? स्वतंत्र रहेगा। क्या रहेगा? स्वतंत्र रहेगा। ये किसी भारत में मिलेगा नहीं। और भारत से 1 वर्ष तक के लिए समझौता किया। क्या किया? भारत से क्या क्या? समझौता। समझौते के तहत ये बोला कि हम क्या रहेंगे? स्वतंत्र, आपकी बातों में नहीं चलेंगे। भारत बोला ठीक है अब रहिए स्वतंत्र। क्या? समझौते के तहत समझौता करता ही है। शासक निजाम था और निजाम के द्वारा निजाम के विरोध में ही महिलाओं के द्वारा और पुरुषों के द्वारा आंध्र प्रदेश या मध्य प्रदेश या कर्नाटक या आंध्र प्रदेश के द्वारा व्यक्ति के द्वारा क्या कर दिया गया? निजाम के खिलाफ विरोध। निजाम के खिलाफ क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया, विरोध कर दिया। अब जब निजाम के खिलाफ विरोध किया तो जो हैदराबाद की रियासत की आंतरिक स्थिति वो क्या हो गई? खराब हो गई। आंतरिक स्थिति खराब हो गई तो इसका फायदा कौन उठाता है? भारत तुरंत उठाता। होता है यहाँ पर क्या है कि जब निजाम के विरोध में उस क्षेत्र का, उस रियासत का व्यक्ति खड़ा हो जाता है तो निजाम के द्वारा इस विद्रोह को दबाने के लिए एक अर्धसैनिक टुकड़ी का रवाना करता है। यानी कि इस विरोध को दबाने के लिए निजाम के द्वारा जिसको भेजा जाता है उस पुलिस को किसके नाम से जाना जाता है? रजाकार के नाम से। किसके नाम से? रजाकार के नाम से। सैनिक टुकड़ी था। किसका सैनिक टुकड़ी था? निजाम का। निजाम के विरोध में जब हैदराबाद में क्या होता है? विद्रोह होता है। तो निजाम उस विद्रोह को दबाने के लिए जिस अर्धसैनिक टुकड़ी को भेजता है उसका नाम क्या था? रजाकार था। क्या नाम था? रजाकार था। रजाकार जो था गैर मुस्लिमों को अधिक मारता है। गैर मुस्लिम का मतलब जो मुस्लिम नहीं था, जो कि क्या कर रहा था? निजाम का विरोध कर रहा था। और गैर मुस्लिम को रजाकार के द्वारा मारा गया। और मारा जाना, इसी स्थिति, वहां की स्थिति बीच की क्या हो जाती है? हैदराबाद की खराब हो जाती है। इसी संदर्भ में भारतीय सेना इसमें घुस जाता है। कहां? हैदराबाद में। और भारतीय सेना क्या सर? विद्रोह शासक के खिलाफ होगा ना। जब देश पूरी तरीके से आजाद हो रहा है तो कोई भी शासक वर्ग के अंतर्गत रहना क्यों चाहेगा? लोकतांत्रिक प्रक्रिया में रहना चाहेगा या कोई भी क्या कहते हैं राजा गंडर रहना चाहेगा? लोकतांत्रिक प्रक्रिया में। और पहले बोल दे कट्टर शासक के रूप में था तो जो गैर मुस्लिम होगा उसको तकलीफ होगा ना। सिंपल सी बात है, अगर मेरे द्वारा ही हम क्लास में एक पूरी धार्मिक रूप से पढ़ाना स्टार्ट कर दे, दूसरे धर्म को नहीं देखा जाए तो सिंपल सी बात है विद्रोह होगा कि सर आपके द्वारा पूरी तरीके से पढ़ाया, सभी धर्मों के बारे में नहीं बताया जाता है, बताते हैं सब धर्म के, एक धर्म के बारे में नहीं बताइए तो विद्रोह होगा ही। विद्रोह का कारण ही है कुछ ना कुछ जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति ना करना। 8वां चैप्टर आप पढ़िएगा, क्षेत्रीय आकांक्षाएं। विद्रोह के कारण जब जनता की आकांक्षा, जनता के उद्देश्य पूरा नहीं होता है तब सरकार के खिलाफ या विद्रोह। अब मेरे खिलाफ विद्रोह कब कीजिए? हमारे द्वारा पढ़ाए गए शब्द आपको समझ में नहीं आए, हमारे द्वारा बोले गए शब्द या पढ़ाए गए शब्द लगाए गए क्वेश्चन टेक आउट, ना ही स्कूल के एग्जाम में ना ही बोर्ड के एग्जाम में, तो 1-2 साल में मेरा क्या विद्रोह होगा कि उसके पास जो पढ़ेगा फेल होगा, आराम से विद्रोह होगा। तो विद्रोह वही है ना, जब आपकी आकांक्षाएं, जब आपकी उद्देश्य पूरा नहीं होता है तभी क्या होता है? विद्रोह होता है। उसके पहले विद्रोह नहीं होता है।
तो निजाम के खिलाफ विद्रोह हुआ, वहां की महिलाओं का स्थिति था, आंध्र प्रदेश की पुरुषों के द्वारा विद्रोह किया गया निजाम, और निजाम इस विद्रोह को दबाने के लिए जिस अर्धसैनिक टुकड़ी को भेजता उसका नाम क्या था, रजाकार था। अब अंतर में मामला चल ही रहा था, भारतीय सोचा यही मामला है, भेजा अपना सेना और उसको पूरी तरीके से भारत में मिला लिया। कब? 1948 में। निजाम आत्मसमर्पण कर दिया, यानी भारतीय सेना के सामने घुटने टेक दिया। भारतीय सेना के सामने कौन ना घुटना टेके, घुटना टेका, निजाम को लेके निकला और हैदराबाद को पूरी तरीके से भारत में मिला लिया गया। ये रहा तरीका, पुलिसिया कार्रवाई इसको बोलते हैं, ठीक है। पुलिस भेज के कर था हैदराबाद का, ठीक है। कब मिलाया था? 1948 में। हुआ क्या था? शासक का नाम था निजाम। निजाम कौन सा ऑप्शन चुना था? स्वतंत्र रहने का। जब निजाम के खिलाफ हैदराबाद में विद्रोह हुआ, तो उस विद्रोह को दबाने के लिए जो अर्धसैनिक टुकड़ी भेजा गया उसका नाम क्या था? रजाकार। बस 2 ही 3 पॉइंट याद था कि रजाकार, निजाम और भारत में कब मिला? 1948। बात खत्म। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे मणिपुर। अगला टॉपिक क्या है? मणिपुर। मणिपुर का नाम, राजा का नाम था महाराजा बोधचंद्र सिंह। क्या नाम था? महाराजा बोधचंद्र सिंह। आजादी से पूर्व भारतीय संघ में अपनी रियासत की विलय संबंधी सहमति पर हस्ताक्षर कर दिया था। यह सहमति पर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के नाम से जाना जाता है। जनमत के दबाव में महाराजा ने जून 1948 में चुनाव कराया तथा मणिपुर में संवैधानिक राजतंत्र की घोषणा हुई। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, सबसे पहला चुनाव किस राज्य में हुआ था? तो सबसे पहला चुनाव हुआ था मणिपुर में, ठीक है, 1948 में हुआ था, ठीक है। ये लोग बोल दिया था राजतंत्र वहां चलता था, ठीक है। और मणिपुर भारत का पहला भाग था जहां सार्वभौम वयस्क मताधिकार को अपनाकर, सार्वभौम वयस्क मताधिकार का मतलब क्या? जिस उम्र में व्यक्ति को वोट गिराने का क्या मिलता है? उम्र होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? सार्वभौम वयस्क मताधिकार। शुरुआती समय में हम लोग क्या था? 21 वर्ष, बाद में उसको घटा कितना वर्ष किया है? 18 वर्ष। तो मणिपुर एक ऐसा रहा था जहां पर पहली बार सार्वभौम वयस्क मताधिकार का प्रयोग किया। एक उम्र जहां से व्यक्ति वोट गिराना स्टार्ट करता है, और वह उम्र का पहला वोट जो गिरा था वो कहां गिरा था? मणिपुर में। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपना के क्या किया गया था? वोटिंग कराया था। किताब मत पढ़ो, ना ही मेरा बात समझ में आएगा ना ही किताब का समझ में आएगा। किताब घर में पढ़िएगा, किताब खाली खोल के रखिए, फोटो वोटो देखिए, ठीक है, चित्र उत्र देखिए। 8 पाठ खेलेगा तभी गिन के डंगाओ। 8 बार खेला है तुम लोग? हाँ, 8 बार कौन बजेगा? वो फोटो रहता ना, जब इसमें बैवानी होता आखिरी में होता है। बैवानी क्या करेगा? एक एक आदमी गिनना स्टार्ट करेगा। मत घड़ी चमकाओ। क्या सर? लाइट आएगा सर, ठीक है, घड़ी मत चमकाओ। थोड़ा घसक जाओ, इधर थोड़ा घसक जाओ। इधर हमको धूप लगता है तो मेरे आंख में धूप लगाओ। बैवानी सर पर नहीं करना है, हमको धूप लगे आपको भी धूप लगे, ऐसे इतना चमक्का है। चल सुनिए, मणिपुर का राजा का नाम क्या था? महाराजा बोधचंद्र सिंह। भारत में मिला, जिसपे साइन किया उसका नाम क्या था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। सब चीज लिखा देंगे। और मणिपुर में पहला संवैधानिक राजतंत्र, क्या बोले हम? संवैधानिक राजतंत्र। संविधान आधार था लेकिन राजतंत्र था। अब बता, राजा का तंत्र था। भारत के अन्य हिस्सों में जहां लोकतंत्र था, क्या वहां का व्यक्ति कभी स्वीकार करता है वहां राजतंत्र हो? नहीं करता। राजतंत्र हुआ, वहां पर व्यक्ति को चुनने का मौका मिला, लेकिन मणिपुर विधानसभा में विलय के प्रश्न पर गहरे मतभेद थे। मणिपुर कांग्रेस रियासत के भारतीय संघ में विलय का समर्थन कर रहा था, जबकि अन्य पार्टियां इसके विरोध थी। भारत सरकार ने रियासत का विलय कर लिया, जिसे वहां की विधानसभा ने स्वीकार कर लिया। भारत सरकार इसको थोड़ा बहुत जबरदस्ती मिला लेता, ठीक है। किसको? मणिपुर को। उत्तर पूर्वी राज्य जितना भी है, वह राज्य आज भी कुछ आधारों पर अलग होना चाहती है भारत से, लेकिन हम लोग उसे अलग होने नहीं दे सकते, क्योंकि अपना आदमी एक तो अलग करके देखना, दिनों दोपहर बम मारता है। किन? पाकिस्तान को। जब आता है तो बम फेंक के भाग जाता है कि बूझो तो क्या है, खेला करते रहता हूं। ये हैदराबाद हुआ। हैदराबाद के बाद कौन सा है? मणिपुर। मणिपुर सुन ध्यान से, मणिपुर का सबसे पहला एक रियासत था। मणिपुर के राजा नहीं, या महाराजा था। राजा से बड़ा क्या होता है? महाराजा। महाराजा का नाम क्या था? बोधचंद्र सिंह, ठीक है। और ये भारत में मिला, सहमति पत्र पर साइन किया, भारत में मिल रहे हैं, लेकिन बोला यहां संवैधानिक राजतंत्र होगा। क्या होगा? राजतंत्र। तो सहमति पत्र पर जो हस्ताक्षर किया, इसका नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। क्या नाम था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ठीक है। एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। एक्सेशन यही है, देख तो, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, ठीक है। ACCESSION,
ACEESSION, एक्सेशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, किताब में लिखा, घर में 2 बार पढ़िए, याद हो जाएगा। मणिपुर को भारत में जो मिलाया गया वह किस सहमति पत्र पर साइन किया गया था? उस सहमति पत्र का नाम क्या था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। क्या नाम था? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जिस पर साइन करके भारत में क्या होता है? मिल जाता है। और यहां पर पहली बार जो होता है चुनाव होता है 1948 में, जनमत के दबाव में, क्या कहते हैं, व्यक्ति के दबाव के कारण 1948 में यहां चुनाव होता है और मणिपुर में संवैधानिक राजतंत्र का स्थापना होता है। कब? 1948 में चुनाव होता है। कहां पर होता है? मणिपुर में। और यहां पर किसकी स्थापना होती है? संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना होती है, संवैधानिक राजतंत्र। और ये ऑब्जेक्टिव यहां से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जाएगा ये कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाकर, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, अभी सार्वभौमिक वयस्क अधिकार का उम्र कितना हमारे? 18 वर्ष, 18 वर्ष से अधिक। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाकर पहला राज्य चुनाव करने वाला, पहला राज्य चुनाव करने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव कौन हो जाता है? मणिपुर हो जाता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, जहां उम्र सीमा को ध्यान में रखा गया था, वो कौन सा राज्य था? मणिपुर था। और पहली चुनाव भी कहां देखने को मिल रहा है आपको? मणिपुर में। कब? 1948 में। जनता के दबाव के कारण हुआ था मणिपुर में, वहां का राजा ही करवाया था। ठीक है, आगे देख। मणिपुर विधानसभा, मणिपुर का जो विधानसभा था वो भारत में, वहां का कांग्रेस पार्टी जब भारत में विलय चाहता था, मणिपुर का जो एक पार्टी था जो कांग्रेस था वो कहां चाहता था? भारत में विलय चाहता था। लेकिन अन्य जो पार्टियां थी मणिपुर का, वो भारत में विलय नहीं चाहता, लेकिन भारत इसको क्या करता? अपने में मिला लेता। और मणिपुर आज किसका अंग है? भारत का अंग है। मणिपुर को भारत क्या करता है? मिला लेता है। ठीक है, चाहता नहीं था वहां का अन्य पार्टियां भारत में मिले, भारत के अंतर्गत था, लेकिन संवैधानिक व्यवस्था जो उसका चलता, जो कानून व्यवस्था चलता, वो अपने अकॉर्डिंग चलाता, अंडर में था भारत में। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे कश्मीर में छूट वाला बात था ना, वैसे ही लोग छूट मांग रहा था, लेकिन हम लोग सबको छूट देना चाहते नहीं थे। जब अपने घर में कुछ स्थिति खराब हो तो बाहर का फायदा उठा लेता है, क्योंकि मणिपुर में कांग्रेस जो एक पार्टी था वो चाह रहा था उसका विलय कहां से हो? भारत में हो। विधानसभा में पहले से गड़बड़ था, भारत चाहता भी था पूरी तरीके से मिला ले। जैसे निजाम के खिलाफ अगर विरोध नहीं हुआ होता तो संभवतः शायद वो क्या कहते हैं, जो तुम्हारा 1948 में मिला है शायद मिलता, कुछ दिन के बाद मिलता। अगर वहां का विरोध नहीं करता, रजाकार जाता नहीं, और रजाकार वहां लड़ाई पीट अंदर में होता नहीं, भारतीय सेना घुसती नहीं। तो स्थिति परिस्थिति ही ऐसा बनता है जिसके कारण से वहां पर ऐसा स्थिति। अब बोलो युद्ध में कोई हारता और जीतता है क्या? नहीं जीतता है। आदमी हारता जीतता कभी नहीं है, परिस्थिति बनाता है। परिस्थिति अगर आपके अनुकूल है आप जीत जाइए, परिस्थिति आपके अनुकूल नहीं है आप हार जाइए। 2 आदमी लड़ेगा, ताकतवर वाला जीतेगा, कमजोर वाला हारेगा, पहले से तो क्लियर रहता है। परिस्थिति वैसा बना। और वहां का कांग्रेस का चुनाव हो गया, बात चाहता ही नहीं वो मणिपुर अलग रहे, वो चाहता था भारत को मौका मिला लिया। युद्ध कभी भी कोई भी परिस्थिति में, इतिहास जब आप गहराई से पढ़िएगा, परिस्थिति और स्थिति उसके अनुकूल होगा वो जीत जाएगा, आज उसके अनुकूल नहीं होगा वो व्यक्ति हार होगी। मेन इस पर निर्भर करता है आपके अनुकूल परिस्थिति है या नहीं है। आपके अनुकूल आप जीतिए, जीत हार कौन सा सब्जेक्ट है? कोई सब्जेक्ट नहीं। जीवन में काम कीजिए, जीत मिलेगा, ना कीजिए हार मिलेगा, पहले से लिखल है सब चीज। प्रकृति में ये सब चीजें पहले से। तो मणिपुर का राजा का नाम महाराजा बोधचंद्र सिंह। मणिपुर जिस पे साइन करके मिला उसका नाम इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। बोलेगा क्लास में, तो कहां बोलेगा? थपड़ी बजाएगा। इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन। पहली बार चुनाव जो होता है कहां होता है? मणिपुर में। कब होता है? 1948 में। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाकर पहला चुनाव करवाने वाला राज्य कौन सा था? मणिपुर था। तो इसमें से होम साइंस वाला जितना है, अगर आपको लग रहा है क्लास नहीं चल रहा है, आप बाहर जाके भी अभी पढ़ना चालू कर सकते हैं और हम चालू करवा सकते हैं। दिक्कत का बात है कि उससे वही सब सवाल पूछेगा जो सब सवाल क्वेश्चन बैंक में रहेगा, एक ही सवाल पूछेगा। ठीक है, क्वेश्चन बैंक आता है अंतिम में आपको देंगे, उसका 3 महीना बढ़िया से पढ़ेगा, निकल जाएगा। लेकिन आप पॉलिटिकल पढ़ लीजिएगा तो फिर आपको काम आगे देगा। इंटर के बाद नहीं पढ़ना है तो आप पॉलिटिकल क्लास छोड़ सकते हैं। ठीक है, अगर राजनीतिक जीवन में प्रवेश नहीं चाहते हैं, एक आदमी होने के नाते कहा जाता है इंटर के बाद अगर पॉलिटिकल से या किसी कंपटीशन का तैयारी नहीं करेगा तो पॉलिटिकल में क्या कीजिएगा? आप पढ़ के फालतू आप सोच नहीं है बढ़िया, तो आप पॉलिटिकल छोड़ के होम साइंस पढ़ने जा सकते हैं। अगर पॉलिटिकल पढ़ते हैं तो आपको राजनीतिक जीवन के बारे में पता चलता है, अपने देश के बारे में पता चलता है, ये भी है। अगर तो होम साइंस पढ़ना चाहता है, शायद बैठ रहा है, जाएगा तो पढ़ सकते हो, दोनों ऑप्शन आपके साथ। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन वही फंसेगा, 10 गो बता देगा वो फंस जाएगा, और उसी को पूरा साल पढ़ के कौन सी करेगा? उससे बढ़िया पॉलिटिकल पढ़ ले, उससे बढ़िया क्या कर लेगा? नहीं 2-3 महीना पढ़ लेगा, क्या दिक्कत है? ठीक है, हम भी बता देंगे ये सवाल आएगा, 30 गो लगा देंगे 15 गो आ जाएगा, निश्चित आ जाएगा, गारंटी।
नहीं आएगा तो हमको आके पूछ लेना, 30 गो में 15 गो निश्चित आ जाएगा। नहीं आएगा तो हमसे पूछ लेना आके, सर नहीं आया। हाँ अरे 30 नंबर तो स्कूल से आ गया। पॉलिटिकल पढ़ो, समझ विकसित होगा। आगे सुनिए, अब टॉपिक तीसरा टॉपिक है राज्यों का पुनर्गठन। सुनिए ध्यान से, अब तीसरा टॉपिक कौन सा आ जाता है? राज्यों का पुनर्गठन। आज की अंतिम टॉपिक रहेगी और चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। राज्यों का पुनर्गठन, कुछ ऑब्जेक्टिव बचेगा जिसको हम लिखा देंगे आपको। और राज्यों का पुनर्गठन में कल हम लिखा देंगे ऑब्जेक्टिव में कौन सा राज्य का गठन कब हुआ था, कौन सा राज्य का गठन कब हुआ था। आइए समझते हैं राज्यों का पुनर्गठन के संबंध में क्या हमारे यहां मामला होता। सुनिए ध्यान से, टॉपिक क्या है? राज्यों का पुनर्गठन। अब पुनर्गठन का मतलब क्या होता है? दोबारा गठन करना। पुनर् का मतलब दोबारा। पुनर्गठन क्यों बोलते हैं? क्योंकि सुनिए, भारत से क्या कहते हैं, 565 रियासत को मिलाया गया था भारत में। अब सब क्षेत्र का व्यक्ति एक जैसा नहीं था, सबका भाषा भी एक जैसा नहीं था, सबका संस्कृति भी एक जैसा नहीं था। जब मिलाए थे हम लोग सबको, सब रियासत को बोले थे आपकी जो भाषा है, आपकी जो संस्कृति है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा, वो आपकी बनी रहेगी। अब 565 रियासत को मिला था, अब 565 टुकड़ा फिर कर नहीं सकते थे। अब दोबारा से क्या करना था? भारत को राज्यों में गठन करना था। अब दोबारा से जब राज्यों में गठन करना था, क्या कीजिए, 565 बांट देते या कम बांटते? आप कम बांटते ना, कि जिससे शासन व्यवस्था सुचारू रूप से चलाया जा सके। अब राज्यों को जब बनाना था तो हमारे सामने समस्या के खड़ा हुआ, आखिर किस आधार पे राज बनाए। मामला ये उठा कि आखिर किस आधार पे राज बनाए, तो वहां पर मांग होने लगता है। सबसे पहला एक राज्य है, याद रखिएगा ये सब नाम, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में मांग हुआ भाषा के आधार पे राज बनाइए। किसके आधार पे? भाषा के आधार पे। आज भी तुम भाषा देखेगा, 10 कोस पे चलिएगा, वहां आदमी का बोली बदल जाता है। भाषा का आधार पे बनाता, ढेरी टुकड़ी हो जाता। भाषा का आधार पर मतलब एक टुकड़ी थोड़ी होता, बहुत ज्यादा होता। और अंततः भाषा का आधार पे ही होता है, क्योंकि आंध्र प्रदेश में एक व्यक्ति था जिसका नाम था श्री रामलू पोट्टी। श्री रामलू पोट्टी ये बैठ जाता है आंदोलन पे, और इतना हीरो था ये, वो भूखे प्यासे बैठ गया, आमरण अनशन पे बैठ गया। अनशन का मतलब खाना पीना सब त्याग दिया, और ये गया मर के। हाँ भूखले मर गया ही। और आंदोलन क्या मर गया? अब सोचो कोई आंदोलन कर रहा है और आंदोलन मर जाता है, अब सोच उसका गुस्सा जनता कैसे उतारेगा। आंदोलन और विकराल रूप देगा, आंदोलन शांत हो जाएगा। पहला आंध्र प्रदेश राज्य बनता है, सबसे पहला भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य आंध्र प्रदेश है। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है सबसे पहला, क्योंकि वहां पर मर गया था आदमी। हंसना चाहिए, अपने एक मांग के लिए मर गया वो आदमी, रहा भी नहीं, जनता के लिए मर गया वो आदमी। ठीक है, इसका नाम नहीं दिया किताब में, एनसीईआरटी टीम दिया। देख लिखता है 1950 में संविधान हमारे यहाँ लागू होता है। तेलुगु भाषी लोगों ने राज्य के लिए आंदोलन किया और तब 1953 में आंध्र प्रदेश बनता। पहला राज्य कब बनता? आंध्र प्रदेश 1953 में। 1953 में पहला राज्य यही बना था। ठीक है, अब अगर एक राज्य को भाषा के आधार पे बना दिए, समझो ध्यान से, एक राज्य को भाषा के आधार पे आप राज्य बना दिए। अब बताओ जो क्षेत्र में अलग अलग भाषा था, भाषा के आधार पे अन्य राज्य बनने के लिए मांग उग्र होता या कमी होता? उग्र होता। अब हर एक क्षेत्र में हल्ला उठने लगा, हमको ही भाषा के आधार पे अलग राज्य चाहिए, अलग राज्य चाहिए, अलग राज्य चाहिए। मामला हो गया ही। मामला जब हुआ तो सरकार सोच में पड़ गई कि आखिर करे तो करे क्या। आगे देख घटना हुआ क्या कि अब भारत सरकार ने 1953 में क्या करता है, न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया, और ये अपना रिपोर्ट जो देता है 1955 में देता है। रिपोर्ट कब देता है? 1955 में। 1956 राज्य अधिनियम लागू हो गया। ध्यान से देख, यहां से 3 ऑब्जेक्टिव, ध्यान से देख। जब 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य बन जाता, राज्य के पुनर्गठन में पहला राज्य जो बनने वाला वो कौन है? आंध्र प्रदेश। जब अन्य क्षेत्रों में राज्य का क्या कहते हैं, राज्य गठन जो भाषा के आधार पर मांग उठने लगा, 1953 में हमारे यहाँ क्या बना? राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग। अब राज्य पुनर्गठन आयोग क्यों बोलते हैं? क्योंकि राज्य को दोबारा से जो गठन करना था किस आधार पे किया जाए, तो 1953 में क्या बना? राज्य पुनर्गठन आयोग बना। इसका जो मेन अध्यक्ष हुआ, राज्य पुनर्गठन आयोग का जो मेन अध्यक्ष हुआ, इसे का नाम था न्यायमूर्ति फजल अली। क्या नाम था? न्यायमूर्ति फजल अली। जो जज होता है ना, जज जब रिटायरमेंट हो जाता है, जब उससे रिटायर्ड हो जाता है तो उसके नाम के आगे लग जाता है न्यायमूर्ति। क्या लग जाता है? न्यायमूर्ति। न्याय की मूर्ति, न्याय जो करता है कोर्ट में, सबसे जो न्याय करता है वो कौन करता है? जज ही करता है। तो इसके नाम के आगे क्या था? न्यायमूर्ति। और नाम क्या था? फजल अली। न्यायमूर्ति फजल अली। ये 4 ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, चारों में से एक हर बार पूछता है। ठीक है, पूरे किताब से हम तुमको रीढ़ पकड़ा देंगे, कहां से पूछता है कहां से नहीं पूछता। जो पूछता है उसी को पढ़ के जाना है, बाकी नहीं पढ़ना है। बगुला देखा है? बगुला कभी पानी पीता है? मछली धरता है।
जबकि पानी पिएगा तो उसमें मछली आ जाएगा, लेकिन उतना पानी जरूरी है पीना मछली। ठीक उसी प्रकार से किताब है, कितना मोटा है, पूरा पानी ही पानी है, उसमें कहीं कहीं ऑब्जेक्टिव है जिसको डरना है। तुम लोग को नहीं दिखेगा, हम बता रहे हैं, ठीक है। तुम लोग को दिखेगा, तुम लोग को कब दिखेगा, जब अक्टूबर नवंबर में पहुंचेगा, जब तुम लोग को गैस उस पेपर देंगे, तब तुम लोग को भी दिखना स्टार्ट। ई पूछेगा, इन्हें पूछे, ई पूछेगा, इन्हें पूछे, 12-13 घंटा पड़ेगा, तब 6 घंटा 4 घंटा में होता है। मेरे जगह पकड़ने के लिए आपको पढ़ना होगा कि कहाँ से क्या पूछता है, काफी लंबा घंटा, 12-13 घंटा रोज, ठीक है। मैट्रिक में हम 13 घंटा पढ़ते थे, इंटर में आ गए थे 5 घंटा पे। कहा है कि मैट्रिक में हमको पता चल गया था क्या पूछता क्या नहीं पूछता है, क्योंकि एक ही बार ना, अगर एक बार कहीं नाव पार, क्या अगर नदी पार करना है तो एक ही बार ना पता कर, लाठी डाल के पता करेंगे कहाँ पानी है कहाँ पानी नहीं। जब पता है, अगले बार 12th में आए, पता था बिहार सरकार किधर है, एक के बार दौड़ गए। क्या सर, आप मेहनत क्या घंटा किए थे? जो मेहनत करता है उसका नंबर आता है ना। 2 घंटा वाला मेहनत करने वाला 10 घंटा, दोनों बराबरी हो जाए तो फिर 10 घंटा वाला मेहनत करने वाला भरोसा नहीं उठ जाए। हम मनाते हैं 2 घंटा वाला नंबर नहीं आया। हाँ, रीजन यही है, आया था ऐ तो कर दिया, आया क्या सर? तो पिछला मेहनत जो है, ए हटा उसको। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनता है, जो कि किस आधार पर राज्यों का गठन होता है इसका निर्णय लेती, और इसी में इसका जो अध्यक्ष बना राज्य पुनर्गठन आयोग का कौन बना? न्यायमूर्ति फजल अली। न्यायमूर्ति फजल अली इस आयोग ने रिपोर्ट देता है, 1955 में रिपोर्ट देता है। 1955 रिपोर्ट दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हो। किसके आधार पर गठन हो? भाषा के आधार पर, ठीक है। रिपोर्ट क्या रहा? भाषा के आधार पर राज्यों का गठन हो। उसके बाद 1956 में यह राज्य पुनर्गठन अधिनियम बन गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम यानी कि कानून बन गया। यही आयोग क्या बदल जाता है? कानून के रूप में, कि अब राज्यों का पुनर्गठन होगा। अब ध्यान से दे, अधिनियम का मतलब होता है कानून, अधिनियम का मतलब क्या होता है? कानून। इंग्लिश में एक्ट बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्ट। ध्यान से देख, 3 ऑब्जेक्टिव यहां से निकलता है। पहला ऑब्जेक्टिव यही है कि राज्यों का पहला जो राज्य बनता है वो कौन बनता है? भाषा के आधार पे आंध्र प्रदेश बनता है। किस भाषा पे बनता है? तेलुगु भाषा के आधार पे। किस भाषा के आधार पे बनता है? तेलुगु। आंदोलन वाला बात आपकी किताब में नहीं दिया है, हम बता दिया। कोई व्यक्ति था जो कि वहां पर मांग किया और सरकार बात नहीं मान रही थी, तो आदमी भूखे आमदन अनशन पे बैठ जाता है, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद 1953 में आंध्र प्रदेश की हालात खराब हो जाती है, आंदोलन और उग्र रूप लेता है, तो सरकार 1953 में पहला राज्य बना दिया आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर। अन्य राज्यों में इसकी मांग होने लगती है, तो जिसके लिए सरकार के द्वारा 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग क्या बनाया गया, जिसका अध्यक्ष कौन बना? न्यायमूर्ति फजल अली बना। न्यायमूर्ति फजल अली जब बना तो ये अपना रिपोर्ट देता है, कब देता है? 1955 में। क्या इस आधार पे भारत में राज्यों का गठन होना चाहिए। और 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनता है, जिसके आधार पे भारत में भाषा के आधार पे राज्यों का गठन होता है। यहां तक कोई परेशानी? सबको लिखा देंगे एक तरफ से, टेंशन मत लो इसका। मेरा चुनाव होवे नहीं किया, पार्टी की सरकार कहां से कर दे? 1952 में चुनाव होगा, यहाँ घटना। अरे कांग्रेस का चुनाव हो गया था, कांग्रेस का। कभी कभी तुम्हारा दिमाग काम कर जाता है ना रे। हाँ बोल रहे रे। इस नियम के आधार पे इसका इसको रख के चेक करना है। अभी आया है कोई? क्या वो है? तब अब ये चेक करना है। 1 सेकंड। अगर जुबान लंबा रहेगा तो आदमी का क्या कहते हैं, शारीरिक वृद्धि थोड़ी होगा, ठीक है, समझ रहे हैं? इसलिए तुम नाटा है, क्योंकि आदमी एक ही तरफ हो सकता है, चाहे इधर या उधर। ऊपर वाला देख के आदमी बनाता है, ठीक है। एक गाना है ना, उसमें क्या सर? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, हम लोग हटा भी सकते हैं। तो आदमी है ना, देख के, आदमी ऊपर वाला देख के बनाता है, ठीक है। एक गाना आता है ना, क्या नाम था उसका, कि ना बीच बीच में आके इसको बोलते हैं डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स के नाम से। क्या हुआ? कोई बात नहीं, पढ़ाएंगे हम लोग। सुने, इधर उधर मत कर। तो कहां चर्चा था? 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग, अध्यक्ष कौन बना? न्यायमूर्ति फजल अली। पहला भाषा का 1955 में जो राज्य पुनर्गठन आयोग बनता है, रिपोर्ट देता है 1955 में, और राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब बना? 1956 में। इसके बाद इस अधिनियम के आधार पे 14 नए राज्य और 6 केंद्र शासित राज्य का गठन किया जाता है। कितना? 14 राज्य
राज्य पुनर्गठन आयोग के आधार पे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। देख ध्यान से, 14 राष्ट्र कौन सा कब बना, कल हम एक पूरा लिखा देंगे, कल उतारना है आपको, सुनिए ध्यान से। 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश बनता है राज्य पुनर्गठन आयोग के आधार पे। कल हम आपको लिखा देंगे 14 राज्य कौन सा था, कब बना था, और उससे भी एक ऑब्जेक्टिव निश्चित रहेगा, ठीक है, कौन सा राज्य कब बना था और किस राज्य से अलग होकर बना और किस भाषा के आधार पे बना, ठीक है। राज्य पुनर्गठन आयोग किस आधार पे राज्य का गठन किया, भाषा के आधार पर। ऑब्जेक्टिव ये भी बनता है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने किस आधार पे राज्यों का पुनर्गठन करने का आदेश दिया था, तो भाषा के आधार पे। कब अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया, 1955 में। कब बना था, 1953 में। अधिनियम कब बन जाता, 1956 में। इसलिए हम एक साथ लिखे, तीनों में आदमी कंफ्यूज होता है, आपको कंफ्यूज नहीं। 53 में आयोग, 55 में रिपोर्ट, 56 में अधिनियम। आगे सुनिए, हुआ कि भाषा की राजनीति हुआ। इसके बाद हमारे सामने चर्चा ये हुआ कि हमारी राष्ट्रभाषा क्या होगी, हमारी राष्ट्रभाषा क्या होगी। टॉपिक खत्म हुआ, चैप्टर खत्म हो गया, एक बार दोहराएंगे, खत्म करेंगे। इसमें लफड़ा हम लोग के सामने ये हुआ कि हम लोगों का अपना जो देश की राष्ट्रीय भाषा क्या होगी। उस समय हल्ला उठा कि हिंदी होगा। जब हिंदी को हम लोग राष्ट्रीय भाषा बनाने सोचे तो लफड़ा ये हुआ, दक्षिण भारत का आदमी, हम लोग उत्तर भारत के हैं, बिहार यूपी सब, तो हम लोग उत्तर भारत के हैं, दक्षिण भारत का आदमी इंग्लिश बोलता है। दक्षिण भारत का आदमी क्या बोलता है, इंग्लिश बोलता है। लगा दो इसको, दक्षिण भारत का आदमी क्या बोलता है, इंग्लिश बोलता है। उसके सामने ही समस्या ये हुआ, अरे इसको चलाना चाहिए, ज्यादा उस पर चमक होता है, तो ऊपर वाला नहीं दिखता है, अभी सही है। तो उसके साथ भारत के सामने सबसे बड़ा समस्या हुआ कि दक्षिण भारत का आदमी क्या बोलता है, इंग्लिश बोलता है। दक्षिण भारत का आदमी क्या बोलता है, इंग्लिश, और उत्तर भारत का आदमी क्या बोलता था, हिंदी। जब राष्ट्रीय भाषा बनाने के लिए सोचा गया, जब राष्ट्रीय भाषा बनाने के लिए हिंदी को सोचा गया, तो वो लोग विद्रोह करने लगा कि नहीं, इंग्लिश होना चाहिए। तो उस समय हम लोग का राष्ट्रीय भाषा कुछ भी निर्धारित नहीं हुआ। आज भी ये बात लिखित है कि सरकारी कामकाज इंग्लिश में होगा, जितना भी सरकारी कामकाज जो लेटर उटर छपे, किस में छपेगा, इंग्लिश में। लेकिन भारत की राष्ट्रीय भाषा जो मानी जाएगी, किसको माना जाएगा, हिंदी के रूप में माना जाएगा। लेकिन कंफर्म नहीं राष्ट्रीय भाषा, तब पर आप गूगल वो सर्च कीजिए, बताएगा राष्ट्रीय भाषा क्या कहते हैं, हिंदी है। कामकाजी जो भाषा है, जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो क्या है, आज भी इंग्लिश है। जो मेन जिस सरकार का जो गजट उड़ट छपता है, सरकार अगर कुछ निकालती है, आप भी जब भी देखिएगा अपना कुछ भी लिख के निकालती है सरकार, तो वो इंग्लिश में रहता है, ठीक है, हिंदी में नहीं रहता। हिंदी में जल्दी नहीं रहता क्योंकि नियम है। और इस प्रकार से ये चैप्टर भी आपका धीरे धीरे क्या हो गया, समाप्त हो गया। और देख ध्यान से, संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार देवनागरी लिखित हिंदी भारत की राजभाषा है। भारत की राजभाषा क्या है, हिंदी है। लेकिन 345 के अनुसार राज्य की सरकार अपनी क्षेत्रीय भाषा दूसरी राजभाषा दर्जा दे सकती है। यानी कि पूरा भारत की राजभाषा क्या है, हिंदी है। अपना अलग अलग राज्य अपना क्षेत्रीय भाषा को अपना भाषा बना सकती है। जैसे कि मान लो, जैसे तमिलनाडु मान लो भाषा तमिल है, तो तमिल को उस राज्य का सरकार अपना राज्य भाषा बना सकती है। यानी पूरी भारत की राजभाषा 343 में कहता है वो कौन सी है, हिंदी है। हिंदी कौन सा लिपि में लिखते हैं, देवनागरी लिपि में। यहीं पे चैप्टर समाप्त होता है। कल सिर्फ इतना ही लिखाएंगे कि कौन सा राज्य किससे अलग होकर कब बना था, कौन सा राज्य किससे अलग होकर कब बना था, और सरकारी कामकाज किस में होता है, इंग्लिश में। सरकारी कामकाज किस भाषा में होता है, इंग्लिश में। एक बार जो टॉपिक में पढ़े पूरा दोहरा लेते हैं, उसके बाद क्लास चैप्टर समाप्त करते हैं। पहला चीज, बिना किताब देखे बोलिए, पहला चीज 1947 में देश का आजाद होना, ठीक है। लेकिन इससे एक दीर्घ हम पढ़ाना भूल गए, ठीक है, जो कि अब कल पढ़ाएंगे, कि स्वतंत्रता के समय भारत के सामने चुनौती, 3 चुनौती रहा, जिसका व्याख्या हम नहीं किया, इसको अब कल करेंगे। कल के क्लास में शायद इसको हम अब तक पूरा चैप्टर यह चल जाए, क्योंकि एगो दीर्घ होगा और कौन सा भाषा के आधार पे कौन बना वो चलेगा। स्वतंत्रता के समय भारत के सामने मुख्य चुनौती, इसको पढ़ा देंगे हम। 1947 में, इसको एक रिवीजन कर दो। 1947 में भारत का आजाद होना, पाकिस्तान का बनना, दंगा का होना, दंगा का रुकना, रियासत का विलय होना, कश्मीर का समस्या आना, मणिपुर और हैदराबाद को फिर मिलाना, फिर भाषा के आधार पे राजनीति का होना, जिसमें आंध्र प्रदेश का पहला राज्य बनना, और कौन कौन सा राज्य कब बना इसको हम देखेंगे। और इसी में पढ़ेंगे स्वतंत्रता के सामने कौन कौन मुख्य चुनौती रहा भारत का, उसका हम लोग कल व्याख्या पढ़ेंगे। और दूसरा पॉइंट क्या पढ़ना है कि कौन सा राज्य भाषा के आधार पे कब बना, कौन से राज्य से अलग होकर बना। आज की क्लास में किसी को दिक्कत तो आप पूछ लीजिए, कोई दिक्कत है तो आज के क्लास में पूछ लिया।